Good morning to everyone. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. चलिए शुरू करते हैं. First of all, last Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो. Sir, last exercise में एक बार question number 14 था ना, क्वेश्चन नंबर 14 हाँ. इसको एक बार orally समझा दो. 14 क्वेश्चन ये वाला. इसमें क्या करना है? फाइंड द नंबर्स a and b such that this equation is equal to o. ठीक है. देखो a स्क्वायर फाइंड आउट करो पहले. a गिवन है ना. a स्क्वायर क्या होगा बोलो. इसी के आगे a और लगा दूं मैं अगर 3 2 1 1. So it will give me a square. 3 3 जा 9 2 1 जा 2 9 plus 2 11 और फिर 3 2 जा 6 प्लस 2 फिर होगा 1 1 है ना. 3 2 3 प्लस 2 5 1 प्लस 1 ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए. ए क्या है 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आई. आई क्या है 1 0 0 1. इट शुड बी इक्वल टू ओ. ओ क्या है 0 0 0 0. इसको इक्वेट कर दो और ए और बी की वैल्यूज निकाल दो. दैट्स इट. तो इसको प्लस करूंगा तो क्या आएगा 11 प्लस 3a प्लस बी. पहला एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट 8 प्लस Okay, 2 sir, पढ़ लेंगे. ठीक है. 8 प्लस 2a प्लस 0 0 तो वही रह जाएगा ना. फिर 5 प्लस a प्लस b इंटू 0 0. लास्ट एलिमेंट 2 प्लस a प्लस b. अब ये मैट्रिक्स जो है 0 0 0 0 के इक्वल है ना. सॉरी. ठीक है. तो इनमें एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर कर दोगे वहां से ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी. देखो इसको कंपेयर करोगे तो ए आ जाएगा क्लियर कट. इसको कंपेयर करते भी ए आ जाएगा क्लियर कट. वो ए की वैल्यू या तो इधर पुटअप कर दो या इधर पुट दोनों जगह पुटअप करके देखना बेटा. इससे और इससे ए सेम आना चाहिए. इस एलिमेंट से और इस एलिमेंट से कंपेयर करने से ए सेम आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर उस ए की वैल्यू को जब आप इसमें और इसमें पुटअप करोगे वहां से बी भी सेम आना चाहिए. अगर ए और बी की ये वैल्यू सेम आ रही है तो वो जो वैल्यूज होंगी वो आंसर हो जाएगी. और अगर बाय द वे अलग अलग आती है तो आंसर हो जाएगा द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज नॉट एग्जिस्ट. थोड़ा सा देख लेना और मान लो अगर कहीं गलती वलती करिए एक बार ट्राई कर लेना. ठीक है. Yes, sir. चलिए बाकी और कोई डाउट नहीं है ना किसी को. पिछली एक्सरसाइज तक कोई डाउट नहीं है ना. बताएं. बोलो गर्ल्स. बोलो राजा. No, sir. ओके. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस. अब जो हमने डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस सीखी है उनका रियल लाइफ में क्या यूज है वो हमने सीखी. क्यों उसका क्या पर्पस है. तो वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं. ठीक है. कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है ना कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में काम करते हैं वहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है प्रोग्राम बनाते हैं वहाँ पे भी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स काम आता है. ठीक है. अगर किसी ने कंप्यूटर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है तो सीखेगा आगे चल के कि कैसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से वो प्रोग्राम बनता है कंप्यूटर. ठीक है. और भी बहुत सारे यूजेस है. पर बेसिकली हमारे कोर्स में हमको एक ही यूज है जिस पर काम करना है. वो यूज क्या है. वो यूज है कि सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स. ठीक है. क्लास 10th में हमने कुछ इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करी थी. आप अगर रिमाइंड कर पा रहे हैं तो इक्वल टू 7x प्लस 2y इक्वल टू 5. कुछ इस तरह की इक्वेशंस हमने क्लास 10th में सीखी थी. लीनियर इक्वेशंस जिसको हम बोलते थे. याद आ रहा है कुछ. बताइए. बताओ बेटा याद आ रहा है. Yes, sir. हम्म. तो इस तरह की लीनियर इक्वेशन जो हमने क्लास 10th में सीखी थी हमने अल्जेब्रिकली सीखी थी. कुछ मेथड्स हुआ करते थे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ग्राफिकल एंड ऑल ऑफ दिस मेथड्स वर. ठीक है.
अब हमको इन्हीं इक्वेशंस को यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस को सॉल्व यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये तो 2 वेरिएबल में है एक्स एंड वाई, 3 वेरिएबल वाली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये खास बात है 3 वेरिएबल की, हमने उस टाइम नहीं करी थी क्लास 10th में। यहाँ पे हम 3 वेरिएबल की भी सॉल्व कर पाएंगे। 3 वेरिएबल मीन्स एक्स प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 10। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हो गए ना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखना कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, चाहे से 2 वेरिएबल हो चाहे से 3 वेरिएबल हो, या तो वो कंसिस्टेंट होता है या फिर वो इनकंसिस्टेंट होता है। सुना है कभी इसके बारे में? किसी को पता है क्या होता है कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम? वैसे तो आपकी इधर बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, डेफिनेशन आप पढ़ पा रहे हो तो Yes, sir. बताओ क्या होता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? सर कंसिस्टेंट में एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, इनकंसिस्टेंट में नहीं होते। Wrong, absolutely wrong. Any other Sir, student? consistence में unique और many one solution. Very good. Consistent में कुल मिला के solutions होते हैं, ठीक है। If it solution exist होते हैं, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो यूनिक हो सकता है या फिर मैनी हो सकते हैं। इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन ही नहीं होते, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? क्लियर है कनिष्का? यस सर। ठीक है, तो इस दो तरह के सिस्टम होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, फिर चाहे वो यूनिक वाला एग्जिस्ट करता हो या फिर इनफाइनाइट मैनी वाला एग्जिस्ट करता हो। इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो एक नो सॉल्यूशन वाला केस आता था, 3 केस बनते थे हमारे वहां पे, अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हैं तो जो नो सॉल्यूशन वाला केस होता था वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाता था। उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था पैरेलल लाइंस, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करती थी, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता था, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता था। ठीक है, चलो तो अब लिखना शुरू करो। जब टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस होंगी तब हमारी 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी वहाँ पे, और जब 3 वेरिएबल्स में हम सॉल्व करेंगे 3 वेरिएबल्स में, तब वहाँ पे 3x3 की बनेगी। ये थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने। तो एक बार लिखना स्टार्ट करो, हम चेक करते हैं कि हम कैसे। देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आप चेक करो, कंसिस्टेंसी को चेक करो कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सॉल्व करो। तो ये दो ही चीज है हमारे कोर्स में। तो हम देखते हैं कि कैसे तो चेक किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, दोनों बातें देखेंगे, है ना। तो आप हेडिंग मार्क करो फटाफट। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। Matrices and determinants can be used to solve the system of linear equations of 2 or 3 variables। या तो 2 वेरिएबल्स, वैसे तो देखो आगे और 4 वेरिएबल्स 5 वेरिएबल्स भी हो सकता है, बट बिकॉज उतनी बड़ी मैट्रिसेस हमारे कोर्स में नहीं है, 2x2 या 3x3 की ही डिटरमिनेंट हम निकालते हैं जनरली हमारे कोर्स तक। तो इसलिए हाल फिलहाल मैंने 2 and 3 वेरिएबल्स ही लिखा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स। फॉर दिस, अब उसके लिए क्या क्या काम करना है सुनो। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वो जितना भी लीनियर इक्वेशंस है उनको अरेंज करना पड़ेगा मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, वो जो हमको लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दिया गया, 2 वेरिएबल्स का दिया गया या 3 वेरिएबल्स का दिया गया, उसको अरेंज करना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं मैं। देखो अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था लाइक दिस, तो इक्वेशंस भी 2 ही थी, चेक करो। अगर मेरे पास वेरिएबल्स 2 हैं तो इक्वेशंस भी 2 ही है ना, यस और नो। तभी ये Yes, सॉल्वेबल है, sir. तभी हम इसमें सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर मान लो एक ही इक्वेशन दे दूं तो फिर हम कंसिस्टेंसी कुछ वगैरह कुछ नहीं चेक कर सकते, फिर मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यूज हम पुट अप कर सकते हैं, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, वाई की एक वैल्यू, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, वाई की एक वैल्यू, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। लेकिन जैसे ही 2 इक्वेशंस हो जाएंगी तो हम चेक भी कर पाएंगे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, और यूनिक सॉल्यूशन वगैरह बाकी सारी चीजें हम निकाल पाएंगे। अब मान लो मैंने वेरिएबल बढ़ा दिया, जेड भी ले लिया है ना,
जो आपके इस साल अभी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत बार ऐसी इक्वेशन आने वाली हैं। 3x + 2y + 7z = 10, 7x + y + z = -12। मुझे बताओ 3 वेरिएबल में क्या 2 इक्वेशन सफिशिएंट है? क्या सॉल्व हो जाएगा? क्या x y z की वैल्यू आ जाएगी क्या यहाँ से? बोलो, आर दे सफिशिएंट? बोलो, सॉल्वेबल है क्या ये? हम्म सर बोलो मेरी बस। 3 की जरूरत थी। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। सर मैं भी 3 की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे 2 इक्वेशंस आर नॉट सफिशिएंट, हमको एक इक्वेशन और चाहिए होगी, बिकॉज लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे पहला कायदा कानून यही कहता है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का पहला रूल ही यही कहता है कि जितनी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, as many variables we have used in the equations, we need that much number of equations। उतनी ही इक्वेशंस चाहिए, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस चाहिए। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे तो 2 इक्वेशन चाहिए थी, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो यू विल नीड 1 मोर इक्वेशन। एक इक्वेशन और आ जाएगी ना, अगर एक्स वाई जेड की फॉर्म में कुछ भी, जैसे मान लो 10x + 7y - 2z = 16। अब ये 3 इक्वेशंस हो गई। अब ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो गई। अब आप यहाँ से x की, y की एंड z की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आप x की एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? यस तो यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट समझते हो ना क्या होता है? जो नंबर्स वेरिएबल्स के साथ जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 3 1 2। यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं? 3 2 7, सेकंड में 7 1 1, थर्ड में 10 7 -2। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है ना बेटा, इन कोएफिशिएंट्स से ही मैट्रिक्स बनेगी। इन कोएफिशिएंट से ही मैट्रिक्स बनेगी। तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर हम मैट्रिक्स बनाएं कैसे इक्वेशन से? तो ये कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाओ। 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 2, 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। 2 3 1। तो 2 वेरिएबल में 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। इधर आ जाओ, इधर 3 वेरिएबल में 3 2 7 7 1 1 10 7 -2। ठीक है? 2/2 की मैट्रिक्स when there are 2 equations and 2 variables। 3/3 की मैट्रिक्स when there are 3 equations and 3 variables। ये सब आपको समझाने के लिए था। अब लिख लो एक बार ये सारी चीजें, एग्जाम्पल्स जो भी मैंने दिए। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है? द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो भी लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है, दैट हैज टू बी अरेंज्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। यहाँ तक लिखिए और फिर हम ये ax = b क्या है ये अभी हम बताते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए पहले एक बार जल्दी से। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, for this first of all, the given system of linear equations has to be arranged in matrix form, in the matrix form as follows। in the matrix form as follows। और फिर नीचे लिख लीजिए ax = b। इस फॉर्म में अरेंज करना है मुझे। ax = b, इन्हें 3 मैट्रिसेस होंगी। एक मैट्रिक्स होगा a, सेकेंड होगा x, थर्ड होगा b। और ब्रैकेट में पैक कर देते हैं। ये मेन है जो हमको याद रखना है, मतलब इस फॉर्म में अरेंज करके ही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक?
सर ये ax इज इक्वल्स टू b कैसे हुआ? अभी बताएंगे, एक बार आप लिखो, अभी सब बताएंगे। बेटा राइट हैंड साइड में भी तो कांस्टेंट टर्म्स भी तो रखे हुए हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं अरेंज करोगे, तो उसी से बी आएगा, अभी बता दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो नीचे लिखा हुआ है ना वेयर, जहां पे ए तो क्या है, ए इज द मैट्रिक्स whose elements are the coefficients of the variable terms of the given equations। ए वो मैट्रिक्स होगी, ए इज द मैट्रिक्स, लिखते जाओ, जिसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, जिसमें एलिमेंट्स वो होंगे, ठीक है, जिसके कोएफिशिएंट्स, इसके एलिमेंट्स वो होंगे जो कि गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस में जो वेरिएबल टर्म्स है, वेरिएबल टर्म्स मतलब एक्स वाई जेड वाली, उन वेरिएबल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स होंगे इस ए मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखो, ये तो हो गई ए की बात, है ए क्या होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ए जो है वहां पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ए जो है वो स्क्वायर, लिख देता हूँ मैं, ये लो मेंशन कर दो इसको, ए in which A is the square matrix, A is the, इनमें से केवल A ही है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और कोई नहीं होगी, whose elements are the coefficients, कोएफिशिएंट्स बता ही दिया मैंने क्या होते हैं, वैसे पता था आपको पहले भी। कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल टर्म्स, जो वेरिएबल टर्म्स हैं एक्स वाई जेड वाली, उनके कोएफिशिएंट्स होंगे ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो ए तो समझ में आ गया होगा, अभी ए तो मैंने एग्जांपल में बना के भी बताया था आपको कि ऐसे ए बनेगा, और ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, या तो 2x2 की या 3x3। चलो सुनो बेटा, कह रहे थे ना आप तनिषा बी क्या होगा, ये लो देखो, बी के अंदर गिवन इक्वेशंस की जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी वो आएंगी। बी इज द मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर द, उसके एलिमेंट्स, बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, गिवन इक्वेशंस में जो भी कांस्टेंट टर्म्स, फॉर एग्जांपल अगर मैंने दे दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 7x माइनस 9y इक्वल टू 10, तो जो वेरिएबल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स हैं 2 3 7 9, वो तो आएंगे ए में, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हर हाल में, वो हर हाल में स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। बी में क्या आएगा बेटा, बी में ये आएंगे, ये दो एलिमेंट 7 10, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, ये रेक्टेंगुलर होगी, तो उसके आगे कुछ भी मत लिखो, बस बी इज द मैट्रिक्स लिख दो। क्लियर है तनिषा, बी क्या होगा, बोलो। यस सर। ठीक है ना, तो बी इज द मैट्रिक्स whose elements are the constant terms, whose elements are the constant terms, constant terms of the given equations। कांस्टेंट टर्म्स में मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसमें, है ना, ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, और ऊपर भी आप अंडरलाइन कर दो, ऊपर क्या था, कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल टर्म, कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स होंगे वेरिएबल टर्म्स। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, एंड एक्स क्या होगा, अब तक आपने गैस कर लिया होगा, बताओ एक्स में क्या आएगा, तीन मैट्रिसेस लिखी थी ना मैंने वहां पे, एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स क्या होगा, बोलो बेटा एक्स क्या होगा,
वेरिएबल वेरिएबल, खुद जो वेरिएबल यूज हुए हैं, एक्स हुआ है, वाई हुआ है या जेड हुआ है, दो तो होंगे ही होंगे, लेकिन तीन भी हो सकते हैं। तो एक्स के अंदर या तो 2/1 या 3/1 का वो बनेगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर केवल यही होगा। और उसके अंदर खुद वेरिएबल्स आएंगे, है ना, ऑफ ऑर्डर 2/1 और 3/1 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैंने यूज किए हैं द गिवन इक्वेशंस। एंड इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, वेरिएबल्स इटसेल्फ, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। देखो, एक्स इज द मैट्रिक्स, एक्स इज द मैट्रिक्स, एक्स इज द मैट्रिक्स। इसको हम इस एक्स वाली मैट्रिक्स को या तो ऑर्डर 2/1 का बनाएंगे अगर टू वेरिएबल्स हैं तो, या फिर 3/1 का बनाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन द गिवन इक्वेशंस। देन क्या लिखा हुआ है, whose elements are whose elements are, क्या है एलिमेंट्स इसके, वेरिएबल्स इटसेल्फ सच एज एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। तो तीनों वेरिएबल्स, तीनों मैट्रिसेस में हमने बता दिया भाई किस में क्या आएगा, किस में क्या आएगा, किस में क्या आएगा। एंड whose elements are the variables itself, वेरिएबल्स इटसेल्फ, वेरिएबल्स इटसेल्फ को आप अंडरलाइन कर दें। वेरिएबल्स itself, सच एज एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड यूज हुए हैं या पी क्यू आर या ए बी सी, वट एवर। एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहां पे ए एक्स प्लस बी में वो चीज जस्टिफाई क्यों और कैसे होती है। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सभी ने, तो बड़े आगे हम। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो थोड़ा सा। देखो कहाँ से करना है। यस सर हो गया। हो गया सभी का। बोलो सारे बच्चे, बताओ हो गया क्या। तो एक बार मैं जस्टिफाई करके बता देता हूँ कि ए एक्स प्लस बी में वो जस्टिफाई कैसे और क्यों होता है। बोलिए, यहाँ तक नोट कर लिया। Yes, sir. ओके, Yes, sir. देखिए लेट अस सी द एग्जांपल। मैं आपको एक तीन वेरिएबल में तीन इक्वेशंस लिखता हूँ और उसको कैसे मैट्रिक्स में अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज 7x माइनस 10y प्लस 9z equal to 21. This is my second equation. Third equation is minus 10x plus 23y minus 7z equal to माइनस का 13। ये तीन इक्वेशंस हैं, तीन ही वेरिएबल्स हैं। तो देखो मैंने क्या कहा, ए के अंदर तो क्या लिखना है हमको, वेरिएबल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स। बोलते जाओ, वेरिएबल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स कौन कौन से होंगे, बोलो। 2 2 3 3 4 4 7 7 -10 -10 9 9 आगे -10 -10 23 23 -72 -7। ये तो हो गया ए। अब ए के आगे क्या था, एक्स इक्वल टू बी। मैंने क्या कहा था, एक्स Sir, इक्वल टू बी। minus. Excuse me, sir. हाँ Sir, हाँ, -7 है ना? 72 है। कुछ भी ले लो, वो तो एग्जाम्पल है, अभी भी कौन सा हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे, केवल आपको पुटअप करना दिखा रहा हूँ मैं।
ठीक है ना। 7Z होगा ना। हाँ ये 7Z है ऑब्वियसली, सही कह रहे हो। 72 नहीं बेटा, वो 7Z है ना, तो ये 7 होगा, ठीक है। हाँ ए हो गया ये, है ना। अब एक्स क्या होगा, एक 2x1 या 3x1 की मैट्रिक्स होगी। अब 2x1 की कब होगी, जब दो वेरिएबल्स हैं। 3x1 की कब होगी, जब तीन वेरिएबल्स। तो ऑब्वियसली ये 3x1 की है, तो ये 3 वेरिएबल्स में है, तो 3x1 की एक मैट्रिक्स होगी। 3x1 में हम वही एलिमेंट्स रखेंगे जो कि खुद वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आप खुद सोचो बेटो, एक 3x3 की मैट्रिक्स को अगर मैं एक 3x1 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊं, तो 3 से 3 मैच हो गया, तो मल्टीप्लीकेबल तो है। अब आंसर क्या आएगा, आंसर भी एक 3x1 की मैट्रिक्स आएगी, यस और नो। यस सर। और इस बी मैट्रिक्स में मुझे क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म्स 10, 21, -7। तो ये मैंने अरेंज कर दिया। अब आप खुद अपने कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से इक्वल मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स के इक्वेट कर दूं, तो क्या यही तीन इक्वेशंस बनती हैं। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या करोगे, 2 × x, 3 × y, 4 × z। तो 2x + 3y + 4z इक्वल टू पहले एलिमेंट के करोगे 10। बताओ पहली इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। प्रोडक्ट करोगे तो क्या करोगे, हर एक रो को हर एक कॉलम से ही तो प्रोडक्ट करोगे, बनेगी नहीं बनेगी बताओ। यस समझाएगी सर। ना। तो जस्टिफाई हो रहा है ना कि ये इक्वेशंस को अगर मैं इस फॉर्मेट पे रखूं तो वो ऊपर वाली चीज ही आ रही है। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इधर तो कॉलम एक ही है, तो एक ही कॉलम से होगा 7x, फिर -10y, फिर +9z। ठीक है, इक्वल टू सेकेंड। अब मान लो इधर भी एक 3x1 का मैट्रिक्स बन जाएगी जब आप प्रोडक्ट करोगे इन दोनों का, और उधर भी एक 3x1 की मैट्रिक्स बन रही है, तो पहला एलिमेंट से पहले एलिमेंट कंपेयर, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड होगा। तो यहाँ पे तो ये एलिमेंट आएगा, और उधर जो है साइमल्टेनियसली उस पोजीशन पे 21 रखा हुआ है, तो उसको इक्वेट कर दोगे 21 से, तो इक्वेशन 2 बन जाएगी। और फिर इक्वेशन 3, -10x + 23y -7z, और इक्वेट करोगे RHS में -7। तो अगर मैं ax = b के फॉर्मेट में इसको रखूं, तो मुझे वही तीन इक्वेशंस निकल कर आएंगी, यस और नो। आएंगी ना बेटा। अभी सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ मैं, केवल पुटअप करना बता रहा हूँ, और जस्टिफिकेशन समझ लो कि हाँ जो हम लिख रहे हैं वो जस्टिफाई हो रहा है, वहां से इक्वेशंस बनती हैं। समझ आया, चलें आगे। अब देखिए आगे क्या करना है फिर। हम्म, ये एग्जाम्पल है, इसको नोट वोट मत करो। अभी हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा लेंगे, वहां से सब क्लियर हो जाएगा, सॉल्व करना भी दिखा देंगे, ठीक है ना। चलो आगे। एक्स क्या होगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा, ये सब लिख दिया हमने। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि कंसिस्टेंसी चेक कैसे करेंगे, सॉल्व करना दूर की बात है, पहले कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे। हेडिंग डालो, कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमने क्लास 10th में भी सीखा था, उसी को रिकैपिचुलेट कर रहे हैं अपन। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन पॉसिबली हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तीन तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लिखिए, द system of linear equations can possibly have three types of solutions. Can possibly have three types of solutions. Unique, no, infinitely many. ठीक है, देखिए यहाँ तक। कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लेना। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एंड द थर्ड वन इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जिसको हम शॉर्ट में मैनी सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं, पूरा ना बोल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है यहाँ तक।
लिख लिया मतलब। अब इन दोनों में से जो फर्स्ट एंड थर्ड केस है, यूनिक सॉल्यूशन इन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये दोनों तो आते हैं कंसिस्टेंट में, ये दोनों तो आते हैं क्योंकि इसमें एटलीस्ट सॉल्यूशन तो निकल रहा है। और नो सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन ही नहीं निकलता। ये चीज नीचे लिखी हुई है, सेम टू सेम चीज नीचे लिखी हुई है। क्या देखो, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेट टू बी कंसिस्टेंट। Now, the system of linear equations is said to be consistent if its solution exists. अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या तो वन करे या मैनी करे, यानी वो या तो फर्स्ट केस या थर्ड केस। देखो देखिए यहाँ तक, the system of linear equations is said to be consistent, is said to be consistent if its solution exists, if its solution exists, अगर एग्जिस्ट करता है, ब्रैकेट में लिख दो आइदर वन और मैनी। If its solution exists, it is said to be consistent either one or many, and it is said to be inconsistent, इसी का उल्टा inconsistent कब होगा, if its solution does not exist, अगर उसका solution exist ही नहीं करता है। और फिर इसको एक टेबल चार्ट से नीचे शो कर दिया है, एक बार इतना लिख लो, if its solution does not exist, if its solution does not exist। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर हमारे केमिस्ट्री फिजिक्स में एक लड़की आती, कनिष्का जैन नेम है उसका, तो वो मैथ्स की भी ज्वाइन करने के लिए पूछ रही थी, उसने नंबर भी मांगा था आपका। अच्छा, तो नंबर मांगा था तो पूछ लेगी कॉल करके, आया तो नहीं मेरे पास कोई कॉल। नहीं सर, मुझे आपसे यही पूछना था कि हम दे देना नंबर, मतलब हाँ हाँ दे ज्वाइन दो। कर सकती है ना वो, उसे यही पूछना था। देखो ज्वाइन तो कर सकती है, पर द पॉइंट इज इतने दिन कहाँ थी, इतने दिन मतलब ये चैप्टर्स पढ़े हैं उसने कहीं पे भी, या कुछ भी नहीं पढ़ा। नहीं सर, उसके अकॉर्डिंग वो तो कवर हो जाएंगे, अच्छा हो मतलब जाएंगे तो ठीक आप है, करवा तो दोगे। ठीक है तो ज्वाइन कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप उसको एक काम, चलो बोल देना ज्वाइन कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, मैं नंबर दे दूंगी इसका। एंड इट इज सेट टू बी, इट इज सेट टू बी इट इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट। इसको इनकंसिस्टेंट कह देंगे हम if its solution does not exist। if its solution does not exist। ठीक है, फिर एक चार्ट बना दिया हमने। देखो कंसिस्टेंसी डिवाइडेड इनटू टू, वन वन इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी क्या करनी है, या तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। फिर कंसिस्टेंट इज फर्दर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू। ठीक है, एक होगा यूनिक, एक होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में एक ही पार्ट है, नो सॉल्यूशन। तो जो हमने ऊपर लिखा उसको हमने थोड़ा सा एक तरीके से सम अप कर लिया ना। लिख लो ये सारी चीजें, ये चार्ट बना दो, तो उससे क्या होगा, फटाफट जब एग्जाम में रिवाइज करने की बारी होगी ना, तो चलो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम इस चार्ट को भी पढ़ लें तो फटाफट से ये रिवाइंड हो जाएगा। कंसिस्टेंट में वन इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, वन इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, infinitely many solutions, and inconsistent में no solution।
ठीक है साहब, हो गया, बन गया चार्ट सभी का। बढ़े आगे। अब हम चेक कैसे करेंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। भाई यूनिक है, इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन है, ये हम निकालने थोड़ा ना बैठेंगे। हम डायरेक्टली कैसे चेक कर लेंगे यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कंसिस्टेंसी को, कि यूनिक है, इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, एक्चुअली है क्या, क्या नेचर है उसका ना। तो देखो अगला टॉपिक है हाउ टू चेक द नेचर ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स। कैसे चेक करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशंस यूजिंग मैट्रिसेस। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हमने 10th क्लास में सीखे चेक करने के, बट हाउ टू चेक यूजिंग मैट्रिसेस, दैट इज द पॉइंट। तो लिखो, सपोज वी आर गिवन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंटेनिंग टू इक्वेशंस। Suppose we are given a system of linear equations containing two equations with two variables or three equations with three variables. दो इक्वेशंस होंगी, दो वेरिएबल्स में होंगी, तीन इक्वेशंस होंगी, तीन वेरिएबल्स में होंगी। इससे ज्यादा कोई स्कोप बनता नहीं हमारे कोर्स में। either we will be having two equations with two variables or we'll be having three equations with three variables. with नहीं होता, इन लिखो यहाँ, इन टू वेरिएबल्स, इन थ्री वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स एंड इन थ्री वेरिएबल्स। देन आगे क्या होगा देखते हैं। ठीक है, सो फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। नाउ व्हाट स्टेप्स आर फॉलोड, चेक कर लेते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। सबसे पहले तो हमने आपको जो बताया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और 3 containing the coefficients of variable terms, और x क्या होगा, b क्या होगा, वैसे भी लिखा हुआ है, पहले भी बता दिया मैंने, शॉर्ट में फटाफट से लिख दो इसको। राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये स्टेप्स फॉलो करो। राइट द system of linear equations in matrix form as follows: ax equal to b, ax equal to b, where matrix A is a square matrix of order 2 or 3 containing the coefficients of the variable terms. This is my step number 1. Obviously मतलब पहले अगर आपको मैट्रिक्स वाले तरीके से चेक करना है तो फिर मैट्रिक्स फॉर्म में तो लिखना ही पड़ेगा ना। coefficients of the variable term. कैलकुलेट सेकंड स्टेप, सुनो भैया, एक बार ए मैट्रिक्स से आपने नोट डाउन कर लिया अच्छे से। अब मैट्रिक्स ए का निकालिए डिटर्मिनेंट, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। और फिर डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ए नॉन सिंगुलर हो जाएगा और मैं कह दूंगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा और प्रोसेस वहीं पे स्टॉप कर देंगे हम। हमने कंसिस्टेंसी पता कर दी ना, कंसिस्टेंसी पूछी थी कि यूनिक है, नो है या क्या है, तो हमने पता लगा दिया यूनिक सॉल्यूशन है। कब पता चलेगा यूनिक सॉल्यूशन है, केवल डिटर्मिनेंट ए को चेक करके, अगर ए नॉन सिंगुलर हुआ तो। व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर, इन दैट केस ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, और प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, है ना। Therefore, we will have यूनिक सॉल्यूशन। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ देखो यूनिक सॉल्यूशन को, दिस इज माय फाइनल आंसर। और उसके बाद हम प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर देंगे, आगे कुछ नहीं देखेंगे।
यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं, वी कैन कम आउट विथ एन आंसर कि हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है दैट इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अब प्रोसेस को आगे कब बढ़ाना है, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं आ जीरो आ गया और ए नॉन सिंगुलर की जगह सिंगुलर आ गई, तो बट इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो है देन क्या करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। बट इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर नहीं है, आपकी बार ए सिंगुलर है और ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर ऐसा हो जाए तो स्टेप नंबर 3 पे आना है, फॉलो स्टेप 3। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, ये सारी चीज नहीं होती है, तो प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाए। ठीक है, इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू जीरो देन ए इज सिंगुलर, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हमको करना क्या है, फॉलो स्टेप 3, स्टेप नंबर 3 को फॉलो करना। ऐसी कोई स्टेप की सीरीज आपकी बुक में नहीं मिलेगी आपको, ये आपके लिए बनाई गई है कि अगर एग्जाम में रिवाइज करना पड़े तो फटाफट से केवल आप ये स्टेप्स देखकर भी रिवाइज कर सकते हो कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे। सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड यू हैव टू फॉलो स्टेप नंबर 3। आ जाओ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। जो भी 2 by 2 या 3 by 3 की मैट्रिक्स निकाली थी बच्चे, उनका हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने अभी निकालना सीखा ही था, तो यहाँ पे अब एडजॉइंट आएगा सीन के अंदर। अच्छा, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे लेवल पे, तो हम सोचेंगे भी नहीं, हम ये दिमाग भी नहीं लगाएंगे कि एडजॉइंट ए क्यों निकल रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्यों वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये सब हमको नहीं सोचना है। हमको केवल ये एनालॉजी को फॉलो करना है, दैट्स इट। ठीक है, फाइंड एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसका प्रोडक्ट निकालना है बी मैट्रिक्स से। बी मैट्रिक्स कौन सी थी बेटा, यानी कि अगर यूनिक नहीं होगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर इक्वल टू में जो आरएचएस में जो कांस्टेंट टर्म्स रखी हुई हैं उनका भी अब रोल होगा, एडजॉइंट ए को उन कांस्टेंट टर्म्स से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब सुनना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब अगर एडजॉइंट ए इंटू बी, अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगेन नॉट इक्वल टू, ये क्या है, ये जीरो नहीं है, ये ओ है, बिकॉज एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो उसका आंसर एक मैट्रिक्स आने वाला है। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आए देन नो सॉल्यूशन होगा और प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल के चेक करेंगे और वो नॉट इक्वल टू ओ आ जाए देन आंसर इज नो सॉल्यूशन, और प्रोसेस को फिर से स्टॉप कर दो। भाई आप फिर से एक आंसर पे पहुंच गए, जब आप आंसर पे पहुंच जाओगे तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे, हो जाएगा हमारा काम वहीं पे। देन नो सॉल्यूशन एंड प्रोसेस विल स्टॉप देयर। लेकिन वापस अगर ये नॉट इक्वल की जगह ये भी ओ आ जाए, यानी पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जीरो आया था और अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी हो गया, दोनों जीरो जीरो मैच कर जाएं, तब क्या होगा, तब फॉलो स्टेप नंबर, मतलब अगला स्टेप को फॉलो करो। बट इफ, बट इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी ओ हो जाए, नॉट इक्वल टू ओ की जगह ओ हो जाए, तब हम इस स्टेप, इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास या तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है, प्रोसेस स्टॉप। उसके बाद ये नो है या इनफाइनाइटली है वो कैसे निकालेंगे, वो हमारे कोर्स में नहीं है। मतलब हम आंसर में लास्ट टाइम यही लिखेंगे कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन आइदर बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट में तो एक ही होता है, नो सॉल्यूशन, और प्रोसेस फाइनली यहाँ पे स्टॉप होगा। इससे ज्यादा हम चेक नहीं करेंगे, करना भी नहीं। फाइन, तो दैट्स इट। अब एक बार आप सब कुछ लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और मुझे बताइए कोई चीज समझ में नहीं आई। बट इफ adjoint of a into b equal to o है then no solution or infinitely many solution, both answers can be there, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है, एंड प्रोसेस को फिर वहीं पे स्टॉप करना है, आगे उसको पता लगाने की कोशिश नहीं करनी। इनफाइनाइटली
नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड प्रोसेस यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। मुझे बताओ, ये नोट डाउन कर लिया सबने? नोटेड डाउन एवरीथिंग? सर एक बार इसका ऊपर स्टार्टिंग का बता दो। बिल्कुल स्टार्टिंग का। नो सर, इस वाले पॉइंट का। फोर्थ देखो, अब सारी चीज को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। नोट्स जो लिखने थे हमने लिख दिए। हो गया नोट डाउन? जल्दी से बताओ। तो 5 मिनट और लेंगे आपके, और इसमें एक एग्जांपल देना जरूरी है, यस। नहीं तो कुछ समझ नहीं आया। देखो क्या क्या काम करना है, मैं एक बार पूरा सम अप कर देता हूँ, सुनना ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिसेस। किस फॉर्म में? ए एक्स इक्वल टू बी वाली फॉर्मेट। ठीक है। सेकेंड चीज मुझे क्या करनी है, मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, देन आई कैन से यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन के सिस्टम भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट भी हो जाएगा, ये भी फिक्स हो गया। ठीक है। लेकिन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ओ आ जाए, देन स्टेप नंबर 4 पे मूव ऑन करेंगे। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करो। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, दो स्टेप्स को मर्ज करके। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो एक मैट्रिक्स होगी। और वो मैट्रिक्स जो है, अब अगर वो मैट्रिक्स जो है नॉट इक्वल टू ओ आती है, देन वी विल हैव नो सॉल्यूशन। एंड सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन लेकिन इफ ये भी ओ आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये भी ओ आ जाए, ठीक है, तब अब हमारे पास दो आंसर हैं, या तो वो कंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या फिर वो इनकंसिस्टेंट है। हम पता ही नहीं लगा सकते, लेकिन ये चीज हम जरूर पता लगा सकते हैं कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट में 100% इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन वाला, कंसिस्टेंट में दो केस होते थे, तो यूनिक सॉल्यूशन वाला तो ऊपर ही होता था, नीचे होना पॉसिबल नहीं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला केस है या तो, और इनकंसिस्टेंट का मतलब तो पता होता है, ये नो सॉल्यूशन वाला केस। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन वाला केस नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन वाला केस तो केवल ऊपर ही हो सकता है, स्टेप नंबर 3। दैट्स इट। इस तरीके से हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। बताइए, कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट? हम्म, कोई डाउट जल्दी से बताओ, थोड़ा सा लिखवाना है तो। यस सर। कोई डाउट नहीं है? समझ में आया? यस सर है। बताओ क्या डाउट है। सर जो फोर्थ पॉइंट है उसमें स्टार्टिंग में तो बोला कि अगर प्रोडक्ट नॉन जीरो जीरो के इक्वल नहीं आता है तो नो हम्म, सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर बाद में जब इक्वल हो गया हम्म। नल मैट्रिक्स के, तो फिर वो नो सॉल्यूशन भी होगा, मतलब नो दोनों में सॉल्यूशन, होगा इक्वल। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसको हम फर्दर मैट्रिसेस के तरीके से फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, वो हमारे स्कोप में नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा वो भी हम यही लिखेंगे, नाउ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी कंसिस्टेंट और इट कैन बी इनकंसिस्टेंट,
लेकिन ये चीज फिक्स है कि इस केस में जब वो कंसिस्टेंट होता है बाय द वे, तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाला ही कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला नहीं हो सकता। और इनकंसिस्टेंट में तो एक ही केस होता है, नो सॉल्यूशन। और ये अगर नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो ये 100% नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे कोई दोहराया नहीं है। यहाँ पे अब वापस अभी कंफ्यूजन रहेगा, और कंफ्यूजन को हम मैट्रिसेस वाले किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। फिर तो बस सॉल्व करके ही देख लो इक्वेशंस को, और फिर सॉल्व करके ही पता लगा सकते हो कि अब इनफाइनाइट है कि नो है। ठीक है प्रियांशी? यस सर। एनी अदर डाउट फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? नो, कोई डाउट नहीं है? अब इसमें से हम इसको सॉल्व कैसे करें लीनियर इक्वेशंस को, तो सुनो ध्यान से। अगर नो सॉल्यूशन है, तीन तरह के सॉल्यूशंस हैं, यूनिक, नो एंड इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट और नो में सॉल्व करना हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशन को सॉल्व करना। यानी कि आप कंसिस्टेंसी चेक करिए बेटा। कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है, दैट मीन्स कब आएगा वो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उस केस में ही आपको उसको फर्दर सॉल्व करके एक्स की वैल्यू पता लगा सकते हो, या एक्स वाई जेड पता लगा सकते हो कि क्या है ना? मतलब पता लगाना है। अगर नो या इनफाइनाइट आ जाए तो आपको पता नहीं लगाना, आप उसको आगे सॉल्व नहीं करोगे। तो फटाफट से 4 लाइनें लिखिए, और फिर हम क्वेश्चन इसको वाइंड अप करते हैं। नाउ इधर पहले हेडिंग डालिए, सॉल्यूशन या हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सेकंड पार्ट है अब सॉल्व करना है। पहला पार्ट था कंसिस्टेंसी पता करना यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, दिस इज द हेडिंग। अगर कोई लेट हो रहा हो तो लीव कर सकता है, 5 मिनट वीडियो देख लेना फिर बाद में। बड़ा इजी सा टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो वी आर रिक्वायर्ड या सपोज्ड वी आर सपोज्ड टू फाइंड द सॉल्यूशंस to find the solutions of the system of linear equations of the system of linear equations only only if uh, it follows only if it follows unique solution। अगर यूनिक सॉल्यूशन आंसर है तो ही हमको उसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की आंसर लानी है, अदरवाइज नहीं लानी, क्योंकि अदरवाइज हम ला भी नहीं सकते। भाई नो सॉल्यूशन में मतलब है कि सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या लाओगे, और इनफाइनाइट में बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनगिनत है, तो कितने लाओगे भाई? तो ला भी नहीं सकते, तो हमको केवल यूनिक सॉल्यूशन के केस में ही सॉल्व करना है आगे। तो पहले ही कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है, और फिर चेक करके और फिर आगे सॉल्व करना है। अब फिर सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर दिस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन system of linear equations has to be represented in the above said matrix equation as follows। जो शुरू में हमने मैट्रिक्स इक्वेशन बताई थी ax इक्वल टू बी, उसमें अरेंज कर ही रखा होगा आपने पहले से ही, उसी में अरेंज करके आगे बढ़ना है। एज फॉलोज ax इक्वल टू बी में हमने अरेंज कर रखा है। अब देखो क्या करेंगे, ax इक्वल टू बी में अरेंज करने के बाद हम करेंगे प्री मल्टीप्लाई। प्री इसलिए कर रहा हूँ
ताकि ए से ए मिल जाए। ए इनवर्स से आप प्री मल्टीप्लाई करोगे ना, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाइंग both sides by A inverse, we get इधर हो जाएगा A इनवर्स इंटू ए एक्स, उधर हो जाएगा A इनवर्स इंटू बी। तो A इनवर्स इंटू ए तो बेटा क्या होता है, आई हो जाता है, होता है नहीं होता है, बोलो बोलो बेटा, रीजन क्या लिख दोगे, बिकॉज A इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, होता है ना, बोलो बच्चों, होता है कि नहीं होता है, जल्दी बोलो। यस सर यस होता है। सर होता है। अब आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, तभी तो उसका नाम आई है। तो आई इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, चेक करो, ए इनवर्स इंटू बी, दैट्स इट। तो देखो आपको क्या चाहिए था, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए थी, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो वेरिएबल टर्म्स वाली जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनी है उसका इनवर्स निकालेंगे, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में निकालना सीखा किस तरीके से, 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले से हम उसका इनवर्स निकालेंगे और जो भी इसका आंसर आएगा उसको बी मैट्रिक्स जो कांस्टेंट मैट्रिक्स दी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आता है वही वही एक्स वाई जेड की वैल्यूज होंगी 100%। इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू, अब देखो एग्जाम में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती, मतलब ये जो मैंने बताया ना प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स पर, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप तो ए लिखो, ए इनवर्स निकाल लीजिए, ए इनवर्स इंटू बी निकाल लीजिए, और फिर हम सिंपली लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ये एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी कहाँ से आया, ये पूरे स्टेप से आया, इसको मेंशन करने की खास जरूरत नहीं होती। अगर टाइम मिले तो कर दो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इसको लास्ट वाली चीज को ब्रैकेट में पैक कर दो, दैट्स इट फॉर टुडे। कल से हम आते ही एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल रेडी। कंसिस्टेंसी चेक करने वाले क्वेश्चंस भी हैं, फिर उनको सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी हैं, दैट्स इट। कर लिया नोट डाउन? बोलो बच्चों, नोट डाउन हो गया? एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस कल स्टार्ट करेंगे। कितने हैं टोटल? 16 क्वेश्चन देखेंगे, कल होते हैं नहीं तो फिर 2 दिन में ले लेंगे, कोई बात नहीं। बोलो बच्चों, नोट डाउन हो गया? यस सर। ओके, तो एक्सरसाइज 1.6 के जो भी हमको समझना था, सीखना था, जो भी नोट्स लिखने थे वो कंप्लीट है मेरी तरफ से। आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए, अपने नोट्स को फिर से देख सकते हैं। कुल मिला के कल ये सारी चीजें जो आज सीखी वो रिवाइज्ड होनी चाहिए, ताकि हम एक्सरसाइज को छू भी सकें, नहीं तो एक्सरसाइज को छू भी नहीं पाओगे। ठीक है ना बच्चों? तो दैट इज इनफ फॉर टुडे, you can leave now. Thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye.